आरुषि ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, भगवान करे कि डैड जहाँ भी हो सही सलामत हो। रूहान, तुम सही कह रहे हो, शायद डैड घर पर ही हो सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। तुम्हें डैड के बारे में कुछ पता लगे तो बताना, और अगर घर पर हुए तो मैं तुम्हें बता दूँगी। रूहान ने आरुषि को अपने सीने से लगा लिया तो आरुषि की आंखों से आंसू बह निकले और वह भरी आवाज़ से बोला, तुम ध्यान से जाना, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और बिल्कुल परेशान मत होना। अंकल को कुछ नहीं होगा, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो अपना ध्यान रखोगी। आरुषि ने भींगी हुई स्माइल के साथ सर हिला दी। आरुषि तेज़ी से घर की तरफ निकल पड़ी। वह बस यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह उसके डैड सही सलामत मिल जाएं। 1 साल पहले जहां आरुषि अपनी प्यारी सी दुनिया में खुश थी, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ रंग ही रंग भरे हुए थे, और वह भी रंग बिरंगे। वह और अपने भाई और उसके डैड तीनों अपनी प्यारी सी दुनिया में बहुत खुश थे। आरुषि अपने भाई शुभ को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसके डैड शुभ उसकी दुनिया थे और उसकी खुशी में 4 चांद लगा दिए थे। रूहान जो आरुषि को बेहद प्यार करता था। रूहान आरुषि के लिए उसकी दुनिया में शामिल हो चुका था। वह अपनी जान से भी बढ़कर उसे प्यार करती थी। रूहान की भी तो जान थी आरुषि। आज भी वह दोनों हमेशा की तरह मिले थे एक पार्टी में। आज वह पार्टी में बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक शिफॉन की साड़ी में आरुषि भला की खूबसूरत लग रही थी। आज उसके कॉलेज की एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी जिसमें रूहान भी आया हुआ था। आरुषि रूहान के गले लगकर कहने लगी, तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैं कब से अकेले बोर हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सुनकर रूहान कहने लगा, स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना। और वह इतना कहते हुए आरुषि के गले लग गया। तभी आरुषि की फ्रेंड आई और कहने लगी, आरुषि यह कौन है, मुझे इनसे इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी। आरुषि रूहान से दूर हुई और कहने लगी, यह है मेरे बहुत ही अच्छा वाला फ्रेंड रूहान। रूहान भी आरुषि के फ्रेंड को हेलो बोला। वह लड़की भी रूहान को हेलो बोली और हैंड शेक किए। कुछ ही देर में बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई और आरुषि और रूहान दोनों हमेशा की तरह पास के पार्क में मिलने आए थे। पर उसे क्या पता था, रणवीर नाम का डेविल उसकी ज़िंदगी तबाह करने वाला था। इन सब से अनजान वह अपनी ही मस्ती में मग्न थी। आरुषि, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ भागे जा रही हो। पार्टी दिन में थी, इस वजह से उन्हें अभी काफ़ी वक्त मिल गया था एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए। आरुषि उसने ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर पार्टी में गई हुई थी। उसे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था। वहीं उसे साड़ी पहने हुए देखकर आरुषि को रूहान काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। कमर तक बाल लहरा रहे थे। वह हंसते हुए लगातार पार्क में बहुत सारे पेड़ थे उधर ही भागे जा रही थी। और रूहान, उसने ब्लैक डेनिम की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स, ब्लैक स्पोर्ट्स शूज। उसकी ब्लैक खूबसूरत आंखें खुशी में चमक रही थी। माथे पर बिखरे बाल उसको और डैशिंग बना रहे थे। परफेक्ट बॉडी, 6 फुट 2 इंच की हाइट, बेहद ही चार्मिंग लग रहा था। वह आरुषि के पीछे भागे जा रहा था। जब भागते भागते थक गया तो वह थक कर वहीं घास पर बैठ गया। आरुषि, उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुंह बनाकर उसने पास आकर बैठ गई और गुस्सा करते हुए कहा, बस इतना ही दम है तुम में। रूहान, मुझसे बात मत करो। रूहान ने आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बाहों में गिरा लिया। फिर उसे आई कांटेक्ट करते हुए कहा, अगर मैं दम दिखाने पर आया ना तो मेरी आरुषि घबरा जाएगी। यह कहते हुए रूहान आंखें बंद करते हुए आरुषि के होठों पर देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा तो आरुषि ने जल्दी से अपनी उंगली रूहान के होठों पर रख दी और धड़कते दिल के साथ कहने लगी, अपने यह जज्बात जरा अभी काबू में रखो मिस्टर रूहान। अभी शादी नहीं हुई है हमारी।
अपने यह जज्बात जरा अभी काबू में रखो मिस्टर रूहान। अभी शादी नहीं हुई है हमारी, तो अभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, समझे। इतना कहते हुए वह उठकर चलने लगी। रूहान उसके पीछे आते हुए बोला, हाँ तो नहीं हुई तो हो जाएगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बंदे ने प्यार किया है तुमसे, अब शादी तो करूँगा ना, तब तक क्या मैं एक किस भी ना करूँ क्या। यह कहते हुए रूहान जल्दी से भागकर आरुषि के सामने आ गया। फिर आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और तेज बिजली की आवाज़ और बारिश की बूंदें अचानक ही बरसने लगी। आरुषि ने खुद को रूहान से अलग करते हुए कहा, रूहान देखो मौसम ख़राब हो गया है, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मुझे जल्दी जाना होगा वरना डैड परेशान होंगे और शुभ भी घर पर अकेले होगा और वह स्कूल से भी आ गया होगा, मुझे जाना होगा। अगर वह स्कूल से नहीं आया होगा तो लाना भी होगा, काफ़ी देर हो रही है। यह बता दे कि शुभ अभी 2 स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वह थोड़ा चुलबुला सा भी था, इस वजह से आरुषि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी और उसके डैड भी, क्योंकि आरुषि और उसके डैड के अलावा शुभ के लिए है ही कौन। इतने छोटे से बच्चे को उसकी माँ छोड़कर चली गई और शुभ इतना छोटा बच्चा था, उसको संभालना, उसके माँ की तरह प्यार करना कोई खेल बात तो नहीं है ना। आरुषि ने अपने भाई शुभ को बहुत प्यार दिया करती थी, उसे बिल्कुल माँ की कमी भी महसूस नहीं होने देती थी। यह सब देख कर के बृजमोहन जी भी थोड़े इत्मीनान से हो गए थे कि आरुषि अपने भाई को बहुत प्यार करती है, इसलिए शुभ भी आरुषि को बहुत प्यार करता था और उसे दीदी कम माँ की जगह बहुत ज़्यादा ही मानता था। यह कहते हुए खुद को रूहान की बाहों से आज़ाद करने लगी, पर बारिश की गिरती बूंदें जैसे दोनों के अरमानों को जगा रही थी। एकदम बारिश तेज हो गई, वह दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश की गिरती बूंदे से 2 भीगे बदन जैसे जलने लगे थे। रूहान ने अपनी पकड़ आरुषि की कमर पर टाइट बनाकर उसके चेहरे पर हल्की सी उंगली टच करते हुए कहा, तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो स्वीट हार्ट। यह मौसम भी नहीं चाहता है कि हम अलग हों, देखो यह भी चाहता है कि हम नज़दीक हो जाएं। रूहान की खुमार भरी बातें, उसका प्यार आरुषि को खुद में समा कर उसे बेकाबू सा कर रहा था। उसने शर्माते हुए रूहान को धक्का दी और दूर जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, यह फालतू की बातें मत करो ना। रूहान मुस्कुरा कर और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और आरुषि की कमर से उसके आते हुए कमर तक बाल को आगे की ओर कर दिया। एक हाथ आरुषि के पेट पर रख दिया, जिससे कि आरुषि की आंखें बंद होने लगी और अपने लब आरुषि के पीछे से कमर पर रख दिया और भीगी कमर को किस करने लगा। साड़ी पहनने के कारण उसकी कमर खुली थी, जिससे एक धीमी सी आह आरुषि के होठों से निकल गई और उसकी आंखें बंद हो गई। तेज बारिश दोनों को बेकाबू करने लगी थी। रूहान अपनी होठ आरुषि के कान के पास ले गया, फिर उन्हें अपने लबों से किस करते हुए नशीली आवाज़ में उसके कान में बोला, बेकाबू है अरमा आज दिल के मेरे, आज इसको बाहर आने दो ना, मत रोको खुद को और मुझे भी मत रोको, इस बरसात में हमें बह जाने दो। प्यासे हैं लब मेरे और प्यासी है रूह मुद्दतों से, इस प्यार से दिल को करार तुम आने दो ना। तभी प्लीज़ आरुषि मुझे मत रोको ना। इतना कहते हुए रूहान ने आरुषि को अपनी तरफ घुमाया। उस वक्त उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, आंखें झुकी हुई थी। होठों पर गिरी बारिश की बूंदें देख रूहान पागल हुए जा रहा था। धीरे धीरे वह और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा तो आरुषि ने धीमी आवाज़ में कही, रूहान प्लीज़ नहीं। रूहान ने आरुषि के गाल पर आई हुई लटों को अपने हाथों से पीछे करते हुए कहा, इतना क्यों घबरा रही हो मेरी स्वीट हार्ट, इतना हक तो बनता है ना। रूहान की बात सुनकर आरुषि कहने लगी, पर
रूहान अभी वह बोल ही रही थी कि रूहान इससे पहले आरुषि अपनी बात पूरी करती, रूहान ने आरुषि के होठों पर अपने होठों से पकड़ लिया और उसके लबों पर गहरी शबनम को खुद में समाने लगा। अब आरुषि भी खुद को नहीं रोक पा रही थी। पता नहीं कब आरुषि के हाथ रूहान के गर्दन पर जाकर रूहान के बालों में उंगलियां चलाने लगी। बारिश में दोनों की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। रूहान ने कसकर आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जिससे आरुषि की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। रूहान लगातार उसे किस किए जा रहा था। एक आरुषि की खूबसूरती, ऊपर से यह बारिश रूहान को होश खो देने पर मजबूर कर रही थी। कितनी ही देर दोनों किस करते रहे, एक दूसरे को खुद में समेटे रहे। फिर रूहान ने आरुषि के लिप्स को छोड़ दिया और उसे गोद में उठा लिया। शर्म से आरुषि की आंखें अभी झुकी हुई थी, पर दोनों के होठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। तेज बारिश में रूहान आरुषि को लेकर गाड़ी तक ले आया। उस गाड़ी की डोर ओपन करके गाड़ी में बैठा दिया, फिर खुद भी बैठ गया। आरुषि को गाड़ी में बैठाकर रूहान ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर आरुषि के हाथ अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए कहा, घबराओ नहीं आरुषि, मैं अपनी हद जानता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो मेरी जान, मेरे पर बिलीव करती हो ना? आरुषि मुस्कुराते हुए कही, मैं जानती हूँ रूहान, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इज्जत की इतनी परवाह करते हो, वो हक करते हो तुम, और मैं यह जानती हूँ कि तुम अपनी हद से कभी नहीं बढ़ोगे, तुम अपनी हदें कभी नहीं पार कर सकते हो। इतना मुझे विश्वास है तुम पर। आरुषि की आंखों में अपने लिए इतना भरोसा देखकर रूहान की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने आरुषि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को प्यार से किस कर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर अपनी आवाज़ में दुनिया भर का प्यार भरते हुए कहा, यह भरोसा मैंने कमाया है पिछले 1 साल में, मैं इस भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा। आरुषि ने रूहान को जोर से धक्का दिया तो उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, ओहो, मैंने अब क्या किया है मिस एंग्री क्वीन? आरुषि ने मुंह बनाते हुए कहा, बस यह प्यार भरी बातें ही करते रहना, हमारी शादी की बात मत करना घर पर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। यह कहते हुए आरुषि ने मुंह फेर कर विंडो की साइड कर ली। रूहान ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, अरे गुस्सा मत करो यार, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे नाराज़ होने से मुझे कितना डर लगता है। अच्छा चलो कान पकड़ लेता हूँ, कहो तो उठक बैठक भी कर लेता हूँ, पर मुझसे बात करो ना। रूहान लगातार आरुषि को मनाए जा रहा था, पर आरुषि का मुंह किसी गुब्बारे की तरफ फुला हुआ था। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा मनाना नहीं चाहिए रूहान, मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मैं अब अलग नहीं रह पाऊँगी। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। रूहान एक बार फिर आरुषि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार भरी आवाज़ में कहा, तुम जानती हो ना आरुषि, तुम मेरे लिए कितना ज़रूरी हो, और तुम यह भी जानती हो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपने घर वालों से बात करके मना सकूं, यह सब कुछ साफ साफ उन्हें समझा सकूं। थोड़ा तो टाइम दे दो ना स्वीट हार्ट। इस वक्त उसकी आवाज़ में इतना प्यार और इतना भरोसा था कि दोनों की आंखें हल्की नम हो चुकी थी। आरुषि ने भींगी आवाज़ में कहा, मैंने टाइम देने को मना नहीं किया है रूहान, पर अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। बोलते हुए उसके आंसू आरुषि के गालों पर बह निकले, जिन्हें देख कर के रूहान तड़प गया। रूहान ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ आरुषि, एक तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा तुम्हारी आंखों में यह आंसू कभी नहीं देख सकता हूँ। मेरी आंखों में देखो आरुषि। यह कहते हुए वह आरुषि की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ आरुषि, बहुत जल्द मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। मैं अपनी शादी की बात अपने घर वालों के सामने रखूँगा। मैं तुम्हें हर हाल में अपना बनाकर ही रहूँगा। आरुषि ने मुस्कुराते हुए थोड़ी सी भरी हुई गले में आवाज़ लाते हुए बोली,
मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी रूहान, इंतज़ार करूंगी। यह कहते हुए वह रूहान के गले से लग गई। रूहान ने हंसते हुए कहा, बस बस मेरी क्राइंग क्वीन, चलो अब थोड़ा सा हंस कर दिखाओ वरना दोबारा किस कर लूँगा। आरुषि रूहान से अलग होकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, इस बार तुमने मुझे टच भी किया ना तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो अभी मुझे घर ड्रॉप करो, अभी शुभ आया कि नहीं वह देखना है मुझे। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे शुभ बच्चा को लेने जाना है। चलो ना, वह छोटा है अभी, इतनी बारिश हो रही है और वह पता नहीं घर आया भी होगा कि नहीं। वह तो कल्याणी आंटी के बेटे के साथ जाता है, पर साथ में आ भी जाता है, पर देखना पड़ता है मुझे कि वह आया कि नहीं। चलो ना, मुझे घर छोड़ो। रूहान शुभ के लिए आरुषि को परेशान होता हुआ देखकर कि वह कहने लगा, बस बस इतना घबराओ मत, शुभ सही होगा और मैं चलता हूँ ना। रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके बॉस, जो आपका हुक्म। कहते हुए रूहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वह उसे घर के थोड़ी सी दूर सड़क पर उसे रोकते हुए कहने लगा, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम कहती हो ना कि यहाँ से कुछ लोग देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आरुषि यह सुनकर कहने लगी, हाँ तुम्हें इस बात की बहुत अच्छे से पता है, तो यह बात क्यों कर रहे हो। अब मुझे जाना होगा, शुभ अगर घर नहीं आया होगा तो मुझे उसके स्कूल जाना होगा। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर गई। पर रूहान कहने लगा, अगर शुभ घर नहीं आया होगा तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें उसके स्कूल तक ड्रॉप कर दूँगा। आरुषि हाँ में सिर हिलाई और बोली, मैं घर जाकर कॉल करती हूँ। रूहान वहीं सड़क पर गाड़ी रोककर आरुषि का कॉल का वेट करने लगा। उधर आरुषि घर गई तो देखती है कि शुभ घर आ चुका था, तो वह फ़ौरन से रूहान को फ़ोन करके बता दी कि शुभ घर आ चुका है। रूहान सुनकर कहने लगा, ओहो, यह भी एक चांस था और तुम्हारे साथ रहने का, पर वह भी मिस हो गया। शुभ साहब घर पर आ चुके हैं, तो ठीक है मैं अब चलता हूँ। इतना सुनकर के रूहान फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रेजेंट टाइम वही दूसरी तरफ आरुषि जैसे ही उसके घर में कदम रखी और सामने उसने जो देखा उसे देखकर और उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। सोफे पर बृजमोहन जी बैठे हुए थे, उनके सर और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। यह सारे जख्म उन्हें रणवीर के आदमियों ने दिए थे। आरुषि भागकर उनके पास पहुंच गई और उनके पैरों में बैठकर सिसक कर बोली, कहाँ चले गए थे आप डैड। आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी और यह चोट आपको कैसे लगी। घबराई हुई आरुषि ने एक साथ कितने ही सवाल कर लिए। बृजमोहन जी ने उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, चुप, एकदम चुप, रोते नहीं बेटा, आपके डैड आपके सामने है ना। मैं ठीक हूँ बेटा, इतना परेशान क्यों हो रही हो। और शुभ कहाँ है। आरुषि ने बृजमोहन जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के सुबकते हुए कही, कैसे परेशान न हो डैड, आप हालत देखो अपनी, आप मुझे बताओ कहाँ चले गए थे और यह चोट कैसे लगी। इतना सुनकर के बृजमोहन जी कहने लगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बताता हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी थोड़ी सी खरोच है। पर शुभ कहाँ है। तभी आरुषि को होश आया और वह कहने लगी, शुभ को मैंने कल्याणी आंटी के घर पर छोड़कर गई हुई थी, वह वही है। तभी कल्याणी आंटी भी दूसरी तरफ से शोर होते हुए सुनकर आरुषि की आवाज़ पर वह शुभ को लेकर घर आ गई और कहने लगी, आरुषि बेटा, यह सब कैसे हुआ। तुम्हारे डैड को। भाई साहब आप ठीक तो है ना, इतनी सारी चोटें आपको कैसे लग गई। बृजमोहन जी कहने लगे, बस थोड़ी सी खरोच है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वह थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट का सोचकर आरुषि बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। बृजमोहन जी काफ़ी घबराए हुए थे, वह भी आरुषि को इस तरह से देखकर घबरा रहे थे। उधर शुभ भी देखकर कहने लगा, डैड यह सब कैसे हुआ, आपको इतना सारा चोट कैसे लग गया। बृजमोहन जी शुभ को अपने गोद में बैठाते हुए कहने लगे, बेटा मैं बस गिर गया था, जैसे आप चलते हो ना गिर जाते हो ना, इस तरह से मैं भी आज गिर गया था, बस थोड़ी सी चोट आ गई है और कुछ नहीं हुआ है।
शुभ यह सुनकर कहने लगा, डैड आप कैसे गिर गए? मैं तो छोटा हूँ, बच्चा हूँ ना, फिर आप तो बड़े हैं। शुभ की बातें सुनकर बृजमोहन जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा चलते हुए इंसान को कभी कभी ठोकर लग जाता है और गिर जाते हैं, इसमें बड़े छोटे कोई बात नहीं होती है, देख नहीं पाते हैं। इतना सुनकर के शुभ कहने लगा, आपको तो दर्द हो रहा होगा न डैड? शुभ की बातें सुनकर बृजमोहन जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं थोड़ी मरहम पट्टी करवा कर आया हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रही है, आप जा कर के सो जाओ। आपने खाना खाया है? शुभ कहने लगा, हाँ मैंने कल्याणी आंटी के घर पर खाना खा लिया है। अब मुझे नींद तो आ रही है पर मैं सोया नहीं, आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। इतना सुनकर बृजमोहन जी शुभ को गले लगा लिए। आरुषि भी शुभ को ही देखे जा रही थी। आरुषि कहने लगी, शुभ आप जाओ कमरे में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शुभ कहने लगा, ठीक है दीदी, और वह कमरे में चला गया। कल्याणी आंटी कहने लगी, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया भाई साहब? बृजमोहन जी कहने लगे, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, फिर मैं एक गाड़ी से टकरा गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद उस आदमी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आँख खोली तो मुझे यह छोटी सी चोट आई थी। होश में आते ही मैं फ़ौरन से घर आ गया। बृजमोहन जी ने आरुषि से तो झूठ बोल दिया, पर वह सच आरुषि को नहीं बता सकते थे। कल्याणी जी कहने लगी, ठीक है भाई साहब, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। आरुषि बेटा अपने पापा का ख्याल रखना और कोई भी बात हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। आरुषि कहने लगी, ठीक है आंटी, आप परेशान नहीं होइए, मैं जो भी हेल्प चाहिए मैं आपसे बोल दूंगी। इतना कहकर कल्याणी आंटी आरुषि के सर पर हाथ फेरकर चली जाती है। आरुषि बृजमोहन जी की गोद में सर रखकर सिसक पड़ी तो बृजमोहन जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। आरुषि ने बृजमोहन जी से कहा, आपकी दवाई कहाँ है, खा लीजिए। बृजमोहन जी ने कहा, बेटा मुझे जैसे ही होश आया मैं सीधा घर आ गया, दवाई मैं नहीं लाया हूँ। उनकी बात सुनकर के आरुषि फिक्रमंद होकर बोली, डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम कीजिए, आप सो जाइए, मैं आपकी दवाई ले आती हूँ। बृजमोहन जी परेशान होते हुए कहा, पर बेटा अभी रात के 10 बज चुके हैं, तुम इस वक्त कैसे बाहर जाओगी? बाहर सेफ नहीं है बेटा, नहीं हो तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, पर मैं तुमको इतनी रात को बाहर नहीं जाने दूंगा। आजकल ज़माना बिल्कुल सही नहीं है, नहीं जाओ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आरुषि उनके हाथों को प्यार से किस करके मुस्कुराते हुए कही, मेरे डैड से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं यूँ गई और यूँ आई, आप बस आराम कीजिए। इतना बोलकर आरुषि ने पर्स उठाया और बाहर निकल गई, पर उसे कुछ याद आया तो वह फिर कमरे में आई और शुभ को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर और उसे सोता हुआ देख करके प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए और अच्छे से दरवाजे को लॉक करके चली गई। रास्ते में ही आरुषि ने रूहान को भी मैसेज कर दिया था। उधर उसने भी सुकून की सांस ली। बाहर निकली तो काफ़ी सन्नाटा था, आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर भी नहीं था, बस इक्का दुक्का गाड़ी ही आ जा रही थी। इस वक्त आरुषि ने वाइन कलर की स्ट्रक पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स, बाल खुले हुए थे। तभी उसकी नज़र गले में पड़े वाइट स्कार्फ पर गई, जिसे देखकर आरुषि ने सोचा डैड सही बोल रहे थे, टाइम ज़्यादा हो गया है, एक काम करती हूँ, इस स्कार्फ से चेहरा कवर कर लेती हूँ। यह सोचते हुए उसने अपना चेहरा अच्छे से स्कार्फ से कवर कर ली। सिर्फ दिखाई दे रही थी तो उसकी बड़ी बड़ी ब्लू ब्राइट आंखें। आरुषि ने स्टोर से मेडिकल ली और घर की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक दौड़ती भागती हुई सड़क पर लड़की पर गई, जिससे सलवार कमीज पहनी हुई थी, बिखरे हुए बाल थे। वह बुरी तरह से सड़क पर भागे जा रही थी। उसके पीछे 4 लोग पड़े हुए थे, उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। उसे देखकर आरुषि घबरा कर बोली, यह लोग ज़रूर इस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले हैं, मुझे इसको बचाना होगा और उन बदमाशों को रोकना होगा, पर कैसे? यह बोलते हुए
वह सोचने लगी और आरुषि उसके पीछे पीछे चुपके से चली। तभी वह लड़की ज़मीन पर गिर गई तो उन लोगों ने उसे उठाया और उसके मुंह पर रुमाल लगकर उसे गोद में उठा लिया और उसे एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने लगे। तभी आरुषि ने देखा वहाँ एक सीक्रेट सा खूबसूरत सा हवेली बना हुआ था जो किसी शीश महल की तरह लग रहा था। उस हवेली के साइड में पानी की बहती हुई नदी थी। वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह लोग उस लड़की को अंदर ले गए। इस जगह को देखकर आरुषि ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, यह सब क्या देख रही हूँ मैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? इतनी भी सुनसान इलाके में किसने अपने सपनों का घर बना रखा है और यह लोग इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह सोचते हुए वह भी पीछे पीछे छुपते छुपाते उन आदमियों के तरफ अंदर की तरफ चल दी। अंदर जब उसने कदम रखा तो वह देखती रह गई। वह हवेली कोई हवेली नहीं, किसी जन्नत की तरह खूबसूरत था। साइड में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था, हर तरफ उड़ती हुई तितलियाँ, खूबसूरत सा गार्डन और हर तरफ छोटी छोटी सी पानी नदी की तरह बह रही थी। रंग बिरंगे फूलों की क्यारी लगी हुई थी। वह काफ़ी मन मोहने वाले नज़ारा था। उसे देख कर के आरुषि ने हैरान होते हुए कहा, यानी यकीन नहीं आ रहा है, सच में इस दुनिया में किसी ने यहाँ जन्नत भी बना रखी है। तभी वह लोग मेन गेट से होते हुए उस लड़की को अंदर ले गए। जैसे ही आरुषि ने अंदर कदम रखा तो डर के मारे वह काँप उठी। वह अंदर से एक खंडहर जैसा था। वहाँ एक किंग साइज की चेयर रखी हुई थी जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि हाथों में गन, चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था जिसमें उसकी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थी। और सबसे अजीब चीज़, उस चेयर के चारों तरफ करीब 5 एक साइड और 5 दूसरी साइड फांसी के फंदे लगे हुए थे जिस पर कुछ लड़कियों की तो कुछ लड़कों की तो कुछ बुजुर्गों की से टंगी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि जिसे देखकर आरुषि की रूह कांप गई हो। वह जल्दी से एक कोने में छिप गई। वह लड़की जल्दी से जाकर उस चेयर पर बैठे आदमी के पैरों में जाकर गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आर्य, मैंने अपने ही लोगों को धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी गद्दारी करने का सोचूंगी भी नहीं। तो वह चेयर पर बैठा हुआ आर्य कौन था और वह लड़की कौन थी? क्या आरुषि उस लड़की को बचा पाएगी? क्या वह आर्य के बारे में पता लगा पाएगी? यह सच्चाई जान पाएगी उसकी? यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और लाजवाब एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्लोक के जाते ही संजना पूरी तरह से बेफिक्र हो गई थी और वह जल्दी से बाथटब से उठी और वह ड्रेस श्लोक ने संजना को दिया था वह उठाई और ड्रेसिंग रूम में जाकर पहन ली और फिर वॉशरूम में फ्रेश होकर के निकली तो बाहर देखती है कि उसका बेड तो है ही नहीं और उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यह देख कर के वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो उठी थी, लेकिन फिर वह सोफे पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे 1 मिनट के लिए भी खड़ा होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। सोफे पर जैसे ही बैठी वैसे ही श्लोक कुछ सर्वेंट के साथ अपने बेडरूम में बेड के साथ आया। यह देख कर के संजना पूरी तरह से चौंक जाती है और वह पूरी तरह से डर भी जाती है और वह सोचने लगती है श्लोक यह सब क्या कर रहा है। इतना सोच कर के वह जैसे ही सोफे से खड़े होने की कोशिश कर वह गिरने को हुई, लेकिन फ़ौरन से श्लोक दौड़ करके उसके करीब आया और उसे अपने बाहों में थाम लिया। यह देख कर के संजना घबरा गई और उसको झटक कर उससे दूर हुई। तभी यह देख कर के श्लोक कहने लगा, संजना तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अब घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। और इतना कह कर के वह सर्वेंट को कहने लगा बेड को सही से कर दो और वह बेड सही करके सर्वेंट वहाँ से जा चुके थे। यह देखकर संजना पूरी तरह से और भी ज़्यादा डरने लगी थी क्योंकि वह सर्वेंट वहाँ से चले गए थे। अब उस कमरे में संजना और श्लोक के अलावा कोई भी नहीं था। तभी संजना का हाथ पकड़े श्लोक उसे बेड पर बैठाता है। यह देखकर संजना पूरी तरह से डर जाती है कि कहीं श्लोक फिर से उस रात वाला हरकत फिर से ना
करने लगे। डर से अब तो वह पूरी तरह से मर ही जाएगी। नहीं, फिर से तुम नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मेरे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करो। इतना सुनते ही श्लोक उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, चुपचाप बैठी रहो, जो मैं कह रहा हूँ वह सुनो। इस बार उसके फेस का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था और वह संजना के सर पर हाथ रखकर बोला, मैं अभी सर्वेंट के हाथों से तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ, वह जल्दी से फिनिश कर लेना। यह सब देखकर और सुनकर के संजना तो पूरी तरह से चौंक सी गई थी, क्योंकि अचानक से श्लोक में इतना बदलाव देखकर वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि श्लोक ऐसे उससे नॉर्मली बात कर सकता है। वह बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा था। तभी श्लोक के जाने के कुछ देर बाद ही एक सर्वेंट आई और उसके लिए खाना लेकर आई थी और बोली, जल्दी से इसे फिनिश कर लीजिए, मैं आपके पास ही रहूँगी। सर ने आपको कहा है कि यह सारा खाना आपको ही खाना है और इसको खत्म करना है, वरना सर मुझे ही डांटेंगे। इतना कहकर के वह सर्वेंट संजना के बगल में खड़ी हो जाती है। इस वक्त संजना को भूख तो बहुत लगी हुई थी, पर वह खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसका मूड और उसकी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि वह जिस दौर से गुजर रही थी वह खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस वक्त संजना का दिल पूरी तरह से रो रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह उसे खाना को खाए। अभी सर्वेंट को वह बोल ही रही थी कि मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है, लेकिन लेकर जाओ यहाँ से। तभी एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों में कि जल्दी से जल्दी इस खाने को फिनिश करो, वरना तुम समझ लो उसके बाद मैं क्या करूँगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कुछ और ही शुरू हो जाएगा। इतना सुनते ही संजना पूरी तरह से कांप उठती है और वह अब रात वाली बात को बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। वह फिर से वही करे, इस वजह से वह टेबल के पास रखे हुए चेयर पर बैठ गई और वह खाना शुरू कर दी। और जैसे ही दरवाजे के पास देखती है तो श्लोक उसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आया था। वह रखते हुए उसके टेबल पर बोला, जल्दी से नाश्ते को करके और इस सूप को भी फिनिश कर लेना, वरना सोच सकती हो कि जो हरकत मैंने की थी वह हरकत फिर से चालू होने में देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही संजना पूरी तरह से और भी ज़्यादा डर गई थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब उसके लिए वह सब दर्द बर्दाश्त करना उसके सोच से भी बाहर था। इतना कहकर के श्लोक वहाँ से चला जाता है और सर्वेंट से कहता है, अच्छे से ख्याल रखना। सर्वेंट हाँ में सर हिला दी और वहीं पर खड़ी रही। संजना सोचने लगी, यह इंसान बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। मुझे लगा था कि यह बदल चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्वस्थ रहूं इसीलिए यह सब खाने के लिए कह रहा है। संजना का नाश्ता फिनिश हो चुका था, जिसे देख करके सर्वेंट वहाँ से लेकर चली गई थी और संजना के बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं होती है कि वह बैठे रहे। वह तुरंत बेड पर लेट जाती है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, बॉडी से भी और मन से भी। लेकिन सोते हुए भी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू आ रहे थे। पर संजना इस वक्त तो नींद में थी, फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। दिल के दर्द से वह चीख उठी थी। चीख सुनकर के श्लोक उसके कमरे में दौड़ते हुए आया, लेकिन जब उसे देख रहा है कि वह तो सो रही है, लेकिन वह नींद में भी चीख चिल्ला रही थी। वह बोले जा रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो ऐसा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि उसे वक्त बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था। उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। उसे अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर दी है, लेकिन वह तो अमर को मोहब्बत करती थी, लेकिन अमर भी उसका साथ नहीं दिया था। वह भी उसे यहाँ से नहीं लेकर गया था। यह सोच कर के वह बहुत ज़्यादा डर सी गई थी। वह चीख कर उठकर बैठ जाती है। इतना सब कुछ श्लोक देख रहा था कि यह लड़की कितनी परेशान है और डरी हुई है। जब उसको अपने बेड के सामने देखती है तो और भी ज़्यादा ही डर जाती है और वह कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ अब मत करना ऐसा, प्लीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो, यह तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वक्त संजना का पूरा शरीर दर्द से टूटे जा रहा था। क्या वह ज़िंदगी भर यहीं रहती रहेगी? यहाँ सब सोच करके संजना का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे श्लोक की बात याद आ रही थी कि तुम ज़िंदगी भर मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, तुम और सिर्फ मेरे बेड पार्टनर होगी, बाकी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह सब उसे अपने सीने पर चुभता हुआ महसूस हो रहा था, जिसके लिए वह बार बार खुद से ही कह रही थी कि अब वह
किस मुंह से अपने घर जाएगी, क्या कहेगी, उसके घर वाले उसे क्या कहेंगे, उसे तो घर से निकाल देंगे या फिर उसे जान से मार देंगे। उसके लिए यह सब कुछ बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक था। वह इस वक्त कमज़ोर होती जा रही थी, उसे घिन आ रही थी यह सोचकर कि उसने खुद से उसको सौंप दिया है, जिसे सोच सोच कर वह चीख पड़ती है। और फिर बगैर वक्त गवाए ही वह बेड से उठी और फिर से वॉशरूम में चली गई और शावर ऑन कर दी और अपने शरीर को बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगती है, जैसे कि वह श्लोक के उस छुअन को खुद से मिटाना चाहती हो, क्योंकि उसे अपने शरीर से अभी श्लोक की बॉडी से स्मेल आ रही थी जो उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। जो वह खुद को साफ करते हुए वहीं ज़मीन पर बैठकर अपने चेहरे को घुटने में रखकर रोने लगती है कि उसने यह क्या कर दिया है। वह अब कहीं की नहीं रही है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। और वही श्लोक उसको वॉशरूम के बाहर दरवाजे से लगकर उसे देख रहा था और वह अफसोस भी कर रहा था कि मैं क्या कर दिया, एक सीधी सादी अच्छी लड़की के साथ मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी दूसरी तरफ उसका फ़ोन बजने लगता है और फ़ोन पर वह कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इन्फॉर्म करना। और फ़ोन कट कर दिया। अपनी जेब में रखकर कमरे से बाहर जाता है, तभी वॉशरूम से संजना के रोने की आवाज़ें आती है, जिसे सुनकर श्लोक के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। लेकिन कुछ सोच करके उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिससे कि श्लोक वॉशरूम की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं बन सकता। यह कहकर श्लोक वहाँ से बाहर जाने लगता है। उसे कंट्रोल नहीं हुआ और वह देखते देखते ही रूम से बाहर चला जाता है। इस वक्त वह काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और वह अब क्या करे। संजना के साथ वह सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता है। तभी वह वहां जाता है जहां संजना के भाई को बांध कर रखा हुआ था। वॉशरूम से बाहर संजना निकल कर आती है और सोचने लगती है कि यह सब क्या किया मैंने, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आती है जो कि उसकी माँ की उम्र की होती है। वह कहने लगी, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रही हो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। इतना सुनकर संजना कहने लगी, नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप मुझे कुछ भी मत लाइएगा। तभी वह सर्वेंट कहने लगी, इस तरह से सोचने में कुछ भी नहीं होगा, खाओगी तभी तुम्हारे बॉडी में ताकत आएगी, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, बीमार पड़ जाओगी और फिर तुम कैसे अपने आप को बचाओगी। तभी संजना सोचती है कि इस औरत से मैं पूछती हूँ कि आखिर श्लोक की लाइफ में क्या हुआ है, वह इस तरह से क्यों हो गया है। वैसे तो वह लगता ही नहीं है कि ज़रूर कुछ उसके लाइफ में कुछ हुआ है। वह कहने लगती है, आंटी आखिर श्लोक के साथ ऐसा क्या हुआ है, आप जानती हैं क्या, वह क्यों ऐसे यह सब कर रहा है। वह औरत कुछ सोचने लगती है, फिर संजना के आंखों में देखती है और कहती है, बेटा वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वही श्लोक के साथ भी हुआ है, लेकिन पता नहीं तुमको देखकर एक अजीब सी एहसास हो रहा है, यही कि तुमको देखकर श्लोक बदल रहा है। श्लोक की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा कुछ जो कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा कुछ न होने दे। इतना सुनकर के संजना आगे बोली, तो बताइए ना आंटी ऐसा क्या हुआ है। वह औरत श्लोक की बचपन की दाई माँ कुसुम थी, जो कि श्लोक को बहुत ही ज़्यादा समझती थी। श्लोक की जब मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए तो कुसुम थी जो कि श्लोक की देखभाल करती थी और श्लोक भी कुसुम को अपनी माँ जैसा मानता था। लेकिन वक्त के साथ साथ श्लोक बदलता गया और ऐसे रास्ते पर जा पहुँचा जहाँ पर वह बिल्कुल भी हार्टलेस हो चुका था। किसी के लिए कोई भी उसके अंदर जज्बात नहीं थे, सिवाय अपनी बहन और कुसुम जी के अलावा किसी पर वह भरोसा नहीं करता था। उसकी बहन यहाँ के टॉप के कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हो गया उसे बिल्कुल भी खबर नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुका था। एक बार परी अपने कॉलेज गई हुई थी, उसके लिए उसके पीछे कुछ लड़के लग चुके थे, लेकिन परी को बिल्कुल भी कोई खबर नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और उन लड़कों ने उसे किडनैप कर लिया और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही घिनौनी हरकत की। जब यह बात श्लोक को मालूम हुआ तो श्लोक के तो पूरी तरह से पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे तैसे करके वह अपनी बहन को अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद वह अपनी बहन के गुनहगारों को सज़ा दिलवाने में लग गया। उसकी बहन आज भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हुई है और वह कोमा में है। श्लोक आज भी अपनी बहन के लिए
तिल तिल करके मर रहा है और वह उसके गुनहगारों को सजा दिलवाने में लगा हुआ है। शायद इसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाई के साथ इतना ज्यादती कर रहा है। तभी संजना कहने लगी, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा भाई ऐसा कोई गुनाह नहीं कर सकता है। उसे अच्छे से पता है कि उसकी बहन है और वह किसी और की बहन के साथ कभी कुछ नहीं कर सकता है। यह मेरा पक्का अपने भाई से वादा है। मैं अपने भाई को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अभी संजना इतना कह ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हारा भाई क्या कर सकता है वह तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। तुम तो अपने भाई के बारे में कुछ जानती भी नहीं हो। यह आवाज़ सुनकर संजना पूरी तरह से डर गई थी। तभी कुसुम जी कहने लगी कि श्लोक बेटा तुम आ गए। श्लोक बोला, दाई माँ आप यहाँ से जाइए, मुझे संजना से कुछ बात करनी है। कुसुम जी जाते हुए श्लोक के हाथ पर अपना हाथ रख दी और बोली, बेटा ध्यान रखना, जो तुम्हारी बहन के साथ हो वह किसी और के बहन के साथ ऐसा हो यह तो ज़रूरी नहीं है ना। फिर ऐसा कैसे सही हो सकता है, तुम खुद सोचो। इतना कह करके कुसुम जी वहाँ से चली गई थी। श्लोक संजना को देख करके उसके पास आने लगा था। संजना इस वक्त पूरी तरह से घबरा रही होती है। वही श्लोक उसके पास आया और बोला, बैठो। वह सोफे पर बैठ जाती है। श्लोक भी उसके करीब जाकर बैठ जाता है और कहता है, दाई माँ से क्या पूछ रही थी तुम? तभी संजना कहती है कि मैं क्या पूछूंगी, बस वही बताने लगी कि तुम्हारी बहन जो कि इस वक्त कोमा में है, परी, क्या मैं तुम्हारी बहन से मिल सकती हूँ? इतना सुनकर श्लोक गुस्से से संजना को देखने लगता है और बोला, तुम आखिर मेरी बहन से क्यों मिलना चाहती हो और उसके बारे में तुम क्यों पूछ रही थी? तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो। एक उसे तकलीफ देता है और एक उसके तकलीफ पर नमक लगाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर के संजना श्लोक के पास और करीब गई और कहने लगी, यह तुम कैसे सोच सकते हो कि ऐसा मैं कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हारी बहन को तकलीफ दूंगी? तुम क्यों मेरे बारे में हमेशा उल्टा सोच रहे हो? मैं वैसी नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। श्लोक कहने लगा, तो फिर तुम मेरी बहन से मिलना क्यों चाहती हो? तुम तो मेरी बहन को जानती तक नहीं हो। संजना बोली, बस एक बार मुझे अपनी बहन के पास लेकर चलो। श्लोक बोला, ठीक है। इतना कह करके श्लोक संजना का हाथ पकड़ा और उसे अस्पताल लेकर जाने लगा। मेंशन के बाहर निकला और गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के कमरे में जब संजना देखती है कि उसकी बहन कोमा में है और उसे वेंटिलेटर पर लेटाया गया है, उसे कुछ भी होश नहीं है, संजना धीरे धीरे परी के करीब जाने लगती है। वही श्लोक बस संजना को ही देखे जा रहा था कि आखिर यह लड़की मेरी बहन के साथ करना क्या चाहती है। संजना परी के करीब गई और उसको बस घूरने लगती है। कुछ टाइम उसे ध्यान से देखने के बाद उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले ली और बोली, मेरा भाई इस लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता है। यह इतनी मासूम है, आखिर वह दरिंदे ऐसे कैसे कर सकते हैं? संजना अभी इतना कह ही रही थी कि तभी परी के हाथों की उंगलियां हिलने लगती है। यह मोमेंट्स देखकर श्लोक पूरी तरह से हैरान था और वह फौरन से डॉक्टर को चिल्लाने लगा, डॉक्टर डॉक्टर। श्लोक की आवाज़ सुनकर के डॉक्टर जल्दी से कमरे में आए और वह परी का चेकअप करने लगते हैं। परी अपनी उंगलियां बार बार हिलाए जा रही थी। इतना देख करके डॉक्टर भी बिल्कुल हैरान थे। जो लड़की 5 महीने से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, आज अचानक से संजना के छूते ही वह मूवमेंट करने लगी। यह देखकर डॉक्टर खुश हो गए थे और बोले, यह तो खुशी की बात है, यह मूवमेंट इस लड़की की वजह से हुआ है। यह लड़की तो परी के लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। श्लोक इस लड़की को परी के साथ रखो, शायद परी सही हो जाए। यह सुनकर के श्लोक की आंखें बड़ी हो गई थी। वह कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि उसको कि वह क्या करे। यह कैसे हो सकता है जबकि श्लोक उसका भाई था, इतने दिनों से उसके पास आता था, उससे बातें करता था, फिर भी उससे कुछ भी मोमेंट नहीं आ रहा था, कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। लेकिन आज संजना के छूते ही परी की कंडीशन सही होने लगी थी। यह सोच करके श्लोक अब संजना के प्रति उसका रवैया और सोच बदलने लगा था। वह संजना का ख्याल रखने लगा था, उसे अब फिर से हर रोज परी के पास मिलने के लिए लाता था। देखते ही देखते 2 महीने में परी बिल्कुल सही होने लगी थी और उसकी हालत सुधरने लगी थी। तभी अचानक से एक दिन परी की बेहोशी खत्म हुई और वह होश में आई। वह अब बातें भी करने लगी थी। तभी संजना परी से कहने लगी, परी तुम कैसी हो? परी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? संजना बोली, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी की है। परी यह सुनकर बहुत खुश होती है, पर उसे यह भी दुख होता कि अब उसकी इज्जत उसकी ना रही। संजना परी से अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझी अपने भाई के बारे में, इसीलिए वह चुपचाप रही और परी को घर आने का इंतजार करने लगी थी। डॉक्टर कुछ ही दिनों में परी को डिस्चार्ज कर दिए। श्लोक परी को लेकर घर आ गया था। तभी
2 दिनों के बाद ही संजना ने परी से पूछी, परी यह सब कैसे हुआ है, क्या मुझे तुम बता सकती हो कि क्या फिर तुम उन लोगों को पहचान सकती हो। तभी परी उन सबको याद करने लगती है और वह बहुत ज़्यादा ही पैनिक होने लगी थी, घबराने लगी थी। यह देख कर के संजना उसको अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, बिल्कुल भी डरो नहीं। इतना सुनकर के परी रिलैक्स होने लगी थी और वह अपने मोबाइल में अपने भाई की फ़ोटो दिखाई। परी यह देखो, क्या उन लड़कों में यह भी लड़का शामिल था या नहीं। परी कहने लगी, यह तो रमन है, मेरा कॉलेज का मेरा फ्रेंड है यह तो। इतना सुनकर के पीछे से आवाज़ आई, तो क्या फ्रेंड दुश्मन नहीं बन सकते। इतना सुनते ही परी और संजना पीछे देखने लगती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि श्लोक ही था। यह परी कहने लगती है, नहीं भाई, यह रमन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह ऐसा नहीं कर सकता है। और यह था नहीं, यह तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करता है और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे अपने अपने घर बताने भी वाले थे कि मेरे साथ यह सब हो गया है। यह बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहा होगा, मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, लेकिन मैं तो अब उसके लायक भी नहीं हूँ जो कि मैं उसे प्यार कर सकूँ। इतना सुनकर के श्लोक दौड़ करके परी के पास आया और कहने लगा, परी क्या तुम सच कह रही हो, यह लड़का नहीं था। परी ने कही, नहीं भाई, यह लड़का नहीं था, मैं उन लड़कों को अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं उन लड़कों को आधे फेस से भी पहचान सकती हूँ, उन दरिंदों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं उनको सलाखों के पीछे पहुँचा कर ही रहूँगी। लेकिन भाई, यह सब आप क्यों पूछ रहे हैं रमन के बारे में, आखिर रमन कहाँ है, आप रमन के बारे में कैसे जानते हैं। इतना सुनकर के श्लोक कहने लगा, मुझे लगा कि यह लड़का भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में साथ था और मैं उसको भी अपने आदमियों से कहकर बांध के रखा हुआ है और इसी की वजह से मैंने उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली है। यह सुनकर परी रोते हुए कहने लगी, भाई एक बार भी आप सोचे नहीं, यह सब करने से पहले आपकी बहन के साथ इतना सब कुछ हुआ और आप किसी और की बहन के साथ इतना करेंगे। आपने यह सोच भी कैसे लिया, जब आपकी बहन के साथ इतना हुआ तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे। जरा सोचिए कि किसी और की बहन के साथ आप ऐसा करेंगे तो उस इंसान पर क्या बीतेगी। यह सुनकर के श्लोक परी के बिल्कुल करीब हुआ और उसके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, परी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और यह सब भाई इतना ही बोल करके चुप हो गया था क्योंकि उसकी बातें उसके गले में ही अटक गई थी। यह सब देखकर संजना कहने लगी, चलो अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। और अभी वह बोल ही रही थी कि उसके बोलने से पहले ही श्लोक कहने लगा, संजना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही संजना श्लोक का हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, श्लोक में तुम्हें माफ़ कर दिया है क्योंकि जिस भाई की बहन के साथ इतना कुछ हो और वह भाई ज़रूर कुछ ना अपनी बहन के लिए करेगा, सुधारने के लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो वक्त ऐसा करवाया है। यह सुनकर के श्लोक कहने लगा, संजना तुम बहुत अच्छी हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए डिजर्व भी नहीं करता। संजना कहने लगी, तो फिर क्या चाहते हो कि मुझे छोड़ देना चाहते हो। इतना सब कुछ हो मेरे साथ करने के बाद कौन मुझे अपनाएगा, कौन मुझे अपनी बीवी बनाएगा और मुझसे शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं अमर से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, अमर भी मुझे मोहब्बत करता था, लेकिन वह अमर जो कि तुम्हारे ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करता है, वह मुझे तुम्हारे साथ कमरे में देखकर भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया था। वह खुद तो मुझे ऐसी हालत में छोड़ा है, वह मुझे अपनाएगा बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम भी मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ, मुझे मार डालो। इतना सुनकर के श्लोक पूरी तरह से हैरान था। क्या अमर संजना को जानता था, लेकिन वह संजना को बचाने क्यों नहीं आया। और अगर वह मोहब्बत करता था संजना से तो उसे ज़रूर बचाता। लेकिन श्लोक के दिमाग में बहुत बातें घूमने लगी थी और वह संजना से पूछने लगा कि अमर को कितने टाइम से जानती हो। संजना अचानक से चौंक जाती है इस बात पर और कहने लगी, इसका मतलब। श्लोक कहने लगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बस जवाब दो। संजना कहने लगी, बस 4 साल से। इतना सुनकर के श्लोक कहने लगा, अच्छा अब समझ में आई बात की सब कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म होगा। किसी को फ़ोन करता है और कहता है, रमन को सही सलामत मेरी गाड़ी में बैठाकर उसे मेरे मेंशन लेकर आओ। यह सुनकर के सामने से किसी ने कहा, ओके बॉस, और आधे घंटे के अंदर ही रमन मेंशन में हाजिर था। संजना अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। रमन को जगह जगह कटने के
निशान बने हुए थे। यह देखकर परी बिल्कुल भी हैरान हो गई थी। परी तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। परी रमन को देखते ही उसके गले लग जाती है। श्लोक को थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। श्लोक ने रमन से माफ़ी मांगा। रमन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम सही हो। मैं अपने बहन के प्यार में बिल्कुल अंधा था। मैं अपनी बहन के गुनहगारों को सज़ा दिलवाना चाहता था और मुझे किसी ने बताया था कि तुम भी उन सब में शामिल हो और अब मैं उसे बताऊंगा कि आप कौन गुनहगार है। यह कहकर के श्लोक वहाँ से चला जाता है। संजना श्लोक के पीछे जाती है और कहती है, श्लोक कौन है वह? यह बात सुनकर के श्लोक अभी भी चुप था, कोई भी जवाब नहीं दिया था। तभी संजना कहती है, क्या इन सब के पीछे अमर है? श्लोक पीछे मुड़कर के संजना की आंखों में आंखें डालकर इशारे से हाँ कहना चाह रहा था, लेकिन वह अपने जबान से कुछ भी नहीं बोला और कहता है कि तुम बस इस मेंशन का ख्याल रखना, जो तुम कहोगी वही होगा। इतना कह करके वह वहाँ से जाने लगा था कि तभी संजना बोली कि मैं भी देखना चाहती हूँ उस धोखेबाज का चेहरा और उससे पूछूंगी कि संजना अभी इतना ही बोली थी कि श्लोक उसके करीब आया और कहा, उस गैर और धोखेबाज के सामने तुम जैसी नीयत साफ हो नहीं जा सकती हो और मेरी बीवी किसी गैर मर्द के सामने कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा ऑर्डर है। और बड़े ही प्यार से संजना का फेस एक बार अपने हाथों में टच कर वह चला गया। उधर अमर अपने कुछ फंटर के साथ में गप्पे लड़ा रहा था कि मैं यह किया, मैंने वह किया, मेरी वजह से यह हुआ, मेरी वजह से वह हुआ। इतने में ही श्लोक वहां पर पहुंचता और उसके गिरेबान को पकड़कर कहने लगा कि तुमने क्या किया है मुझे सब पता है और तुम खुद बताओगे या फिर मैं पूछूं अपने तरीके से। तभी अमर समझ गया था कि श्लोक को सारी बातें पता चल गई है। अमर कहने लगा, हाँ मैंने ही ऐसा कुछ किया है, तुम्हारी बहन के साथ भी मैंने यह सब कुछ करवाया है। और वह लड़की संजना जो कि मेरे प्यार में पागल थी, जो चाहता था वह मैं उससे कर नहीं पाया और उस वक्त तुम उससे अपने साथ लेकर गए और उससे शादी भी कर लिया। याद है तुम्हें, जब तुम्हारी बहन कॉलेज में थी तुम उसे छोड़ने जाते थे। मैं उसे पसंद करता था, मैं उससे बातें करना चाहता था, उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे उस कॉलेज से ही निकलवा दिया। मैं बस उसी का बदला लेना चाहता था और आज मैं वही किया। वह रो रही है, तड़प रही है, लेकिन उस टाइम उसने मुझे तड़पाया और वह रमन नाम के लड़के से मोहब्बत कर बैठी। इस बात पर श्लोक पूरे गुस्से के साथ उसे एक पंच मारा और फिर पंच पर पंच मारता गया और इतना मारा कि उसके ज़बान से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और अपने बॉडीगार्ड से बोलकर उसको 1 मिनट में ही 9-2-11 करवा दिया। श्लोक 1 मिनट के लिए वहीं बैठ गया था और सोचने लगा था, मैंने यह सब कुछ क्या कर दिया, सब उल्टा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। रमन इतना अच्छा लड़का है, संजना इतनी अच्छी लड़की है, मैंने उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी सुधारना मेरा काम है। मैं ही बुरा किया है उन दोनों के साथ और मैं ही सब सही भी करूँगा। इतना कह करके वह अपने कार में बैठता है और सीधे मेंशन आता है और आते ही मेंशन में संजना को पुकारने लगता है। संजना इस वक्त अपने कमरे में थी और वह अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। तभी श्लोक उसके पास आवाज़ लगाते हुए जाता है और कहता है, संजना मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ थी तुम? संजना फ़ौरन से श्लोक के कहने पर वह उठ खड़ी होती है और डर से कांपने लगी थी। यह देखकर के श्लोक अपना हाथ की मुठिया कस लेता है और यह कहने लगा, संजना प्लीज़ मुझसे डरो मत। और मैं वह श्लोक नहीं रहा, वह हार्टलेस नहीं हूँ, मेरे दिल में भी जज्बात है, नरमी है, प्यार है, मोहब्बत है। मैं तो बस इस दुनिया को देखकर मैं अब बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से लोगों के साथ पेश आने लगा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यह कहते हुए संजना के पैरों में श्लोक बैठ जाता है। संजना श्लोक को उठाती है और कहती है, प्लीज़ श्लोक मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतना सुनकर श्लोक उसके गले लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ संजना मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने मुझे सुधारने में तुम्हारा ही हाथ है, यहाँ तक पहुँचाने में भी तुम्हारा ही हाथ है, तुमने मुझे बदल दिया है, मेरी बहन को ठीक कर दिया, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह कहकर के श्लोक संजना के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा था। यह देखकर संजना पूरी तरह से पिघल गई थी, उसके दिल में भी नमी आ गई थी श्लोक के लिए, उसके जज्बात समझने लगी थी और कहने लगी, मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे माँ पापा को कैसे समझाओगे, तुम बोलो। इतना सुनकर के श्लोक कहने लगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, तुम टेंशन मत
लो, समझा चुका हूँ। मैं वहाँ से निकल कर के तुम्हारे मम्मी पापा से ही मिलकर आ रहा हूँ और उनको साथ लेकर आया हूँ, चलो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया। और वह संजना का हाथ पकड़े नीचे हॉल में लेकर आता है जहाँ कि उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई था। संजना अपने मम्मी पापा को देख करके उनके पास जाकर गले लग जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगती है। उसकी माँ फ़ौरन से उसे चुप कराने लगती है और कहती है, क्या हुआ है बेटा, तुम्हें कोई गलती नहीं की है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा तुम्हें हस्बैंड मिला है। अब किस बात की तुम्हें टेंशन है, तुम तो बहुत लकी हो जो कि इतना प्यार करने वाला पति है। इतना कह करके संजना के आंसू पोंछती हैं और उसके पापा भी उसे समझाते हैं कि श्लोक बहुत अच्छा इंसान है। भले ही वह अपनी बहन के लिए ही बुरा बन गया था, लेकिन वह बुरा नहीं है बेटा, वह बहुत अच्छा है। इतना कह करके श्लोक के पास जाते हैं और कहते हैं, श्लोक बेटा, अब से यह मेरी जिगर का टुकड़ा तुम्हारा हुआ और मैं अपने निगरानी में ही तुम दोनों की शादी कराना चाहूँगा। और वहाँ कुसुम जी भी आ गई थी। इतना सुनकर के श्लोक कहता है, जी पापा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। कुसुम जी भी कही, ये तो बहुत बढ़िया बात है। श्लोक बोला, अब से मेरे ऊपर माँ बाप का साया नहीं था, लेकिन अब से आप लोग ही मेरे माँ और बाप हैं। इतना सुनकर के संजना के दिल में बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। परी भी वहीं पर थी और परी भी संजना के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, भाभी आपकी शादी मुबारक हो, भाई बहुत अच्छे हैं और भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कह करके उसके आंखों में आंसू निकलने लगे थे। तभी रमन आकर के कहता है, पापा मैं भी किसी से प्यार करता हूँ और मैं भी शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा कहने लगे, कौन है वह? तो रमन कहने लगा, परी है। इतना सुनकर के उसके पापा कहने लगे, बेटा यह फैसला लेकर तुम बहुत अच्छा किए हो, परी जैसी बहू हमें दूसरी मिल ही नहीं सकती है। इतना सुनकर के श्लोक अपना हाथ जोड़ लेता है और संजना के मम्मी पापा से कहने लगा था, आप लोग इतना सब कुछ जानते हुए भी कि मैं आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, आप लोगों के दोनों बच्चों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने मेरी बहन को अपना रहे हैं, अपनी बहू बना रहे हैं, जबकि वह उस लायक भी नहीं है। आप लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। इतना कहकर श्लोक उन दोनों के पैरों में पड़ जाता है। यह देख कर के संजना के पापा और मम्मी श्लोक को उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। श्लोक बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो चुका था। तभी देखते ही देखते परी और रमन की शादी हो जाती है और इधर संजना और श्लोक की भी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। यह सब देख कर के कुसुम जी और संजना के माँ पापा भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे अब सही रास्ते पर हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हैं। संजना आज दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और आज वह दुल्हन के रूप में बहुत ज़्यादा ही खुश थी, जबकि वह दुल्हन बन चुकी थी पहले भी, लेकिन वह तो ज़बरदस्ती की दुल्हन थी, लेकिन आज तो सच की दुल्हन थी और वह श्लोक की दुल्हन थी। आज बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी। संजना श्लोक के सुहाग की सेज पर बैठी हुई श्लोक का आज बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज श्लोक से मोहब्बत जो करने लगी थी, श्लोक भी उससे मोहब्बत करने लगा था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, संजना के दिल धक से हो गया था और वह खुद में ही सिमट गई थी। श्लोक उसके पास आया और कहने लगा, संजना आई एम सॉरी, संजना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो हम यह सब नहीं कर सकते हैं, जब तुम कहो तुम्हारी मर्जी होगी तभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, और नहीं भी करूँगा, नहीं कहोगी तभी चलेगा, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में गुजार लूँगा। इतना सुन करके संजना स्माइल करने लगती है और वह स्माइल श्लोक देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और इसी तरह से स्माइल करते रहना पूरी ज़िंदगी में, इसी स्माइल पर तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। इतना सुन करके संजना श्लोक को गले लगा लेती है और श्लोक भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था और जो श्लोक गिफ्ट लेकर आया था संजना के लिए वह उसे दिया, वह एक अंगूठी था। संजना बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। श्लोक उसे अपनी बाहों में लिए ही कह रहा था, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले और तुम इतने अच्छे हो, मैं क्या करता संजना, तुम ही बताओ। मैं अपनी बहन के लिए पागल हो गया था कि यह सब क्या हो गया है। तुम ही सोचो, अगर तुम भाई होती, तुम्हारी बहन के साथ कुछ ऐसा होता तो तुम क्या करती, या फिर तुम्हारे भाई के साथ मैं उतना किया और तुम कितनी परेशान हो गई थी, तो सोचो कि मेरी बहन के साथ तो उसकी इज्जत लूट गई थी, तो मैं खुद को कैसे माफ़ करता और उन गुनहगारों को कैसे माफ़ करता। मैं उन गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका हूं, अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। यह सुनकर के संजना श्लोक को कहती है, श्लोक तुम बिल्कुल भी सही हो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। लेकिन इतना कहकर संजना रुक गई। श्लोक कहने लगा, लेकिन मुझे पता है संजना कि तुम्हारे साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्लीज़ तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनकर के संजना बोली, मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा सा तुम भटक गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी भटक नहीं सकते हो और ना ही मैं तुम्हें भटकने
देखने दूंगी। इतना कह कर के श्लोक को अपने गले से लगा लेती है और उसके होठों पर किस कर लेती है। श्लोक यह देखकर खुश हो जाता है और कहता है, संजना तुम्हें दर्द हो रहा है ना, हम सब यह नहीं करते। और फिर बस संजना को अपनी बाहों में लिए ही लेट जाता है। संजना भी आज श्लोक की बाहों में अपने आप को सेफ फील कर रही थी और वह बहुत ज़्यादा ही सुकून महसूस कर रही थी। उसे भी श्लोक के बाहों में अच्छा लग रहा था। श्लोक बस संजना को पकड़े अपने करीब किए हुए नींद के आगोश में चला गया था। रात के अंधेरे के दूसरे पहर में ऐसा वक्त आया, संजना चीखने लगी थी और फिर श्लोक उसे चीखते हुए बोला, संजना तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। इतना कह करके संजना को अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। उसके होठों पर अपना होठ रख कर किस करने लगा था। संजना भी अच्छा फील करने लगी थी और वह भी श्लोक के साथ देने लगी थी और वह आज उसकी बाहों में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को लकी समझ रही थी। संजना और श्लोक एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि वह सब पूरी रात किया और श्लोक संजना को अपनी बाहों के आगोश में लिए पूरी रात प्यार करता रहा। उधर परी भी रमन के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी। रमन परी का बहुत ख्याल रखता था। संजना श्लोक के साथ बहुत खुश थी। श्लोक वैसा नहीं था, वह बस अपनी बहन के लिए गलत बन गया था और वह बस श्लोक के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।